नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साबरी विद्यालय पर। आज हमने बात करेंगे एक ऐसे कंसेप्ट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स जो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस कंसेप्ट में किसकी बात की गई है। तो अपनी आज की क्लास का जो टॉपिक है या जो अपने डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं रिपब्लिक या गणतंत्र के बारे में। हम जानते हैं कि जब अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रस्तावना उद्देशिका जिसको हम कहते हैं, वो पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा गया कि भारत जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, इंडिया विल बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वहां पर ना तो डेमोक्रेसी वर्ड यूज किया गया, बट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या लोकतांत्रिक गणराज्य वर्ड यूज किया गया। अब ये होता क्या है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। साथ ही साथ अपने ये देखते हैं कि लोकतंत्र जो है वो गणतंत्र से अलग कैसे होता है, हाउ डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम द रिपब्लिक सिस्टम। साथ ही साथ अपने ये देखते हैं कि ये सारी कंट्रीज अपने पासपोर्ट के अंदर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना या रिपब्लिक ऑफ चाइना, हर कंट्री अपने पासपोर्ट में रिपब्लिक वर्ड क्यों यूज कर रही है, इतना क्या खास है उसमें, क्या फायदा हो रहा है उससे या क्या बताना चाह रहा है देश। तो इस वीडियो के अंदर अपने जो है इस कंसेप्ट के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि ये कंसेप्ट है क्या रिपब्लिक का। सबसे पहले बात करते हैं अगर रिपब्लिक की, जिसको अपने हिंदी में गणतंत्र कहते हैं, तो ये जो वर्ड है वो लेटिन भाषा का एक वर्ड है रेज पब्लिका, इस वर्ड से लिया गया। रेज पब्लिका वर्ड ध्यान रखना जहां से ये निकल कर आया है। ये जब रेज पब्लिका को अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं मॉडर्न टाइम्स में, आधुनिक समय में जब अपने इसका इंग्लिश रूपांतरण करते हैं, तो इसका मतलब बनता है एक ऐसी चीज जिसका संबंध जनता से है या एक ऐसी चीज जो कि जनता की है। तो अगर कोई देश रिपब्लिक है तो उसका मतलब है कि वो देश किसका हुआ, जनता का हुआ। बट ये बात तो लोकतंत्र भी कहता है, डेमोक्रेसी भी कहता है, जिसका मतलब ये है कि लोगों का तंत्र होगा तो देश लोगों का होगा। तो दोनों में अंतर कहाँ आया वो भी अपने देखेंगे। तो बेसिकली रिपब्लिक वर्ड जो उसका मतलब है थिंग बिलोंगिंग टू द पीपल, या एक ऐसी चीज जो कि लोगों से संबंधित है। जब हम पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो रिपब्लिक कंट्री का मतलब हो जाता है एक ऐसी कंट्री जिसका हेड जो है वो इलेक्टेड होगा, ना कि हेरिडिटी के बेस पर जो है प्री डिसाइडेड होगा। मतलब एक ऐसा देश जिसका मुखिया, अब हमारे भारत का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है। क्योंकि दो देश का मुखिया है या भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होगा, उसका निर्धारण जनता करेगी, ना कि वो किसी वंश के आधार पर या किसी परिवार के द्वारा या किसी दूसरी व्यवस्था से तय किया जाएगा। तो जब आपके देश का मुखिया जो है उसका निर्धारण जनता के द्वारा किया जा रहा है या जनता के माध्यम से किया जा रहा है, सो दैट बिकम्स ए रिपब्लिक कंट्री। तो आपका देश जो है वो एक गणतांत्रिक देश बन जाता है। ये बात तो अभी तक हमने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ी है। फिर नया क्या है, नया ये है कि रिपब्लिक के बारे में हमें ये फीचर्स ध्यान रखने हैं कि जो भी कोई देश गणतांत्रिक देश होता है उस गणतंत्र के अंदर क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है। पहली बात जो हम सभी जानते हैं कि उस देश का जो मुखिया है वो इलेक्टेड होगा, निर्वाचित होगा। भारत के अंदर राष्ट्रपति है वो निर्वाचित है, चाहे वो प्रत्यक्ष तौर पर है या अप्रत्यक्ष तौर पर है, परंतु वो जनता के द्वारा ही या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही निर्वाचित है। दैट इज इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ओनली। दूसरी बात, लोकतंत्र गणतंत्र होने की वजह से एक ये भी आपके देश की पहचान बनती है या आपके देश के द्वारा मैसेज दिया जाता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है वो बड़ा नहीं है, सभी व्यक्ति बराबर हैं, किसी को भी विशेष नहीं माना गया। नो वन इज कंसिडर्ड स्पेशल और नो वन इज कंसिडर्ड एक्सक्लूसिव। ब्रिटेन के अंदर जहां पर कुल तंत्र है, मोनार्की है, वहां पर जो राजा रानी या महारानी वहां की जो है वो बाकी नागरिकों की तुलना में एक अलग दर्जा उसको दिया गया है। बट अगर वो देश गणतंत्र होता, रिपब्लिक होता, तो उसका मतलब होता कि वहां के जो भी नागरिक हैं सभी नागरिकों क्या है, समानता का अधिकार मिलेगा। एवरी सिटीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली, नो सिटीजन विल बी कंसिडर्ड सुपीरियर और इंफीरियर। किसी भी नागरिक को जो है वो उच्च या निम्न दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये आपके गणतंत्र होने का मतलब निकलता है। तीसरी बात, गणतंत्र होने से मतलब ये भी निकलता है कि आपके देश के जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी पद हैं, ऑल द पब्लिक ऑफिसेज, उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति विराजमान हो सकता है। कोई भी पद किसी के लिए भी आरक्षित नहीं है। नो पोस्ट ऑफ द कंट्री और नो डेजिग्नेशन ऑफ द कंट्री इज रिजर्व्ड फॉर ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्सन बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर फैमिली, इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को भी अगर अपने इसमें शामिल करें तो दूसरे वर्ड्स में भारत का कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी पद पर विराजमान हो सकता है। भारत में ऐसा कोई भी पद नहीं है जो किसी परिवार के लिए, किसी व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया। देयर इज नो डेजिग्नेशन इन द इंडिया व्हिच हैज बीन रिजर्व्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन और ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर फैमिली। ब्रिटेन में फिक्स है कि ब्रिटेन का राजा उसी परिवार से बनेगा। जापान में फिक्स है कि जापान का राजा उसी परिवार से बनेगा। तो वहां पर कुछ पद हैं, खास करके मुखिया का पद जो है वो आरक्षित है एक परिवार के लिए। जो रिपब्लिक कंट्री होती है उस देश के अंदर कोई भी पद किसी के लिए भी आरक्षित नहीं होता। ऑल द पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन फॉर ऑल द सिटीजन्स। देश के सभी सार्वजनिक पद जो हैं सभी लोगों के लिए खुले होते हैं, कोई भी व्यक्ति उस पर विराजमान हो सकता है। चौथी बात जो निकल कर आती है
वो निकल कर आती है कि जो आपके देश का मुखिया होगा उसका एक फिक्स्ड टेन्योर होगा, एक उसका निश्चित कार्यकाल होगा। ब्रिटेन में होता क्या है, जहां पर कुल तंत्र है, मोनार्की है, वहां पर होता क्या है कि वो व्यक्ति राजा कितने दिन के लिए रहेगा, देश का मुखिया कितने दिन के लिए रहेगा, उसकी इच्छा है या वो आजीवन रहेगा, या जब तक वो अपना पद किसी दूसरे को नहीं सौंपता है, जब तक अपना उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त करता, तब तक वो राजा रहेगा। इंडिया का जो मुखिया है, राष्ट्रपति, उसका एक निश्चित कार्यकाल है। हर रिपब्लिक कंट्री के अंदर, हर गणतंत्र के अंदर जो है यह देखने को मिलेगा कि उसका जो मुखिया होगा उसका एक निश्चित कार्यकाल होगा। ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती है। हालांकि गणतंत्र इससे भी बड़ी व्यवस्था है, वो आप इस वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे कि कैसे जो रिपब्लिक है दैट इज इंपॉर्टेंट देन द डेमोक्रेसी, वो कुल लोकतंत्र से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो भी अपने बात करेंगे। पहले हमने ये देख लेते हैं कि जिन कंट्रीज में रिपब्लिक सिस्टम नहीं होता है, जिन कंट्रीज में गणतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है, वहां पर आपको जो व्यवस्था देखने को मिलती है उसको अपने कहते हैं मोनार्की या कुल तंत्र। तो भारत रिपब्लिक, ब्रिटेन जो है या यूके जो है वो आपका मोनार्की या कुल तंत्र। अब दोनों में अंतर क्या है, कंपैरेटिव टेबल है, अभी हमने जो पढ़ा उसी का ही सार है। पहली बात, राजा जो राज्य का प्रमुख है, देश का प्रमुख कैसे चुना जाएगा, तो गणतंत्र या रिपब्लिक कंट्री के अंदर इलेक्टेड होगा, निर्वाचित होगा, चाहे वो जनता के द्वारा निर्वाचित हो या वो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित हो, डायरेक्टली इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड। मोनार्की में वंश के आधार पर बनेगा, उस परिवार में जो पैदा हो गया, चाहे वो दिखने में कैसा ही है, चाहे वो कितना सक्षम है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस परिवार में पैदा हुए हो। दूसरी बात, इस मुखिया के पद का आधार क्या रहेगा, तो भारत के अंदर योग्यता चुनाव इसके आधार पर तय होता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा कौन नहीं बनेगा। वहां पर जो है आपके जन्म के आधार पर तय होता है कुल तंत्र के अंदर या मोनार्की के अंदर कि आप मुखिया बन पाओगे या नहीं बन पाओगे। कार्यकाल, गणतंत्र के अंदर या भारत के अंदर या रिपब्लिक कंट्री के अंदर जो मुखिया होता है उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है, फिक्स्ड टेन्योर होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वैसे ही बाकी भी जो रिपब्लिकन कंट्रीज है, जितने भी गणतांत्रिक देश है, सभी देशों के अंदर एक निश्चित कार्यकाल है कि इतना कार्यकाल रहेगा इसका। अगर आप कुल तंत्र की बात करो या मोनार्की की बात करो तो वहां पर सामान्यतः जो लाइफ लॉन्ग या आजीवन होता है, जब तक वो व्यक्ति जीवित है तब तक वो राजा रहता है, जब तक उसको लगता है कि मेरे को रहना है वो रहता है, जब उसको लगता है कि मैं मेरी गद्दी छोड़ देता हूं तो वो अपने आप किसी को अपना उत्तराधिकारी या सक्सेसर अपॉइंट कर देता है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता, राष्ट्रपति किसी को जवाब देगा या नहीं देगा, या राष्ट्रपति के ऊपर भी कोई सीमा लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाई जाएगी। गणतांत्रिक देश के अंदर जो राष्ट्रपति है उससे भी बड़ा संविधान होता है, राष्ट्रपति भी संविधान के दायरे में बंधा हुआ होता है। द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज ऑल्सो बाउंडेड बाय द सिस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द एब्सोल्यूट पावर। भारत के राष्ट्रपति के पास भी अपनी मनमर्जी करने की शक्तियां नहीं है। ये जो कुल तंत्र होते हैं, इन कुल तंत्रों के अंदर जो है सामान्यतः जो राष्ट्रपति होता है उसके ऊपर, या जो मुखिया होता है, राजा कह लो, रानी कह लो, कुछ भी कह लो, जो देश का मुखिया होता है, उस मुखिया के ऊपर किसी भी प्रकार की सीमाएं नहीं लगाई जाती है, उनको एब्सोल्यूट पावर दी जाती है। हालांकि इसमें भी प्रकार बनेंगे, अभी मैं आपको समझा दूंगा। इक्वालिटी, समानता, जो रिपब्लिक कंट्री होती है उसमें सभी व्यक्तियों को बराबर माना जाता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर आसीन हो सकता है। ऑल द सिटीजंस आर ट्रीटेड इक्वली, हेंस एनीवन कैन ऑक्यूपाई एनी पब्लिक ऑफिस। जो कुल तंत्र होता है उसमें दो तरीके के लोग हो जाते हैं, एक जो उस परिवार से संबंधित है, बाकी उस परिवार से संबंधित नहीं है। राजा और प्रजा का कंसेप्ट वहां एग्जिस्ट करता है, राजा जो महल में रह रहा है, बाकी सारी प्रजा। वहां पर ऐसा होता है तो वहां पर इक्वालिटी होने की गारंटी नहीं है। वहां पर जो रॉयल फैमिली है, जो शाही परिवार है, राज परिवार जो है, उसको विशेषाधिकार मिले होते हैं। ये बेसिकली अंतर देखने को अपने को मिलता है कुल तंत्र और गणतंत्र के अंदर। अब देखो होता क्या है बेसिकली, क्या यह जरूरी है कि एवरी रिपब्लिक कंट्री विल बी डेमोक्रेसी, या क्या है यह आवश्यक है कि जितने भी देश जो गणतांत्रिक व्यवस्था का अनुसरण करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, वो सभी देश लोकतांत्रिक भी होंगे? ऐसा नहीं है। उदाहरण देखते हैं हम एक बार के लिए। जैसे हमारे पास एक कंट्री है ब्रिटेन, जापान, इन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी तो है, लोकतंत्र तो है, वहां का प्रधानमंत्री और वहां की सरकार तो जनता के द्वारा चुनी जा रही है, परंतु इन कंट्रीज में रिपब्लिक नहीं है, मोनार्की है, कुल तंत्र है, गणतंत्र नहीं है। तो दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां पर कुल तंत्र है, साथ में लोकतंत्र भी है, मोनार्की है बट साथ में डेमोक्रेसी भी है। दूसरी तरफ दुनिया में एक देश है चाइना, चाइना जो है वो गणतंत्र तो है परंतु लोकतंत्र नहीं है, दैट इज ए रिपब्लिक कंट्री बट दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। तो हमारे पास दोनों तरीके के देश हैं, डेमोक्रेसी विदाउट रिपब्लिक, जो लोकतंत्र है परंतु गणतंत्र नहीं है, ऐसे भी उदाहरण है ब्रिटेन और जापान। हमारे पास ऐसे भी उदाहरण है जो गणतंत्र है परंतु लोकतंत्र नहीं है, कंट्रीज विच आर रिपब्लिक बट डोंट फॉलो द डेमोक्रेटिक सिस्टम लाइक चाइना।
तो ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। अब बेसिकली है क्या कि ये जो आपकी मोनार्की या कुल तंत्र है, ये जो आपकी मोनार्की या कुल तंत्र जिसको हम कह रहे हैं, इसमें दो तरीके के सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक जो होता है इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एक जो होता है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। संवैधानिक कुल तंत्र और वास्तविक भी कहते हैं, अत्यांतिक भी कहते हैं, कुछ भी कहो आप, वास्तविक कुल तंत्र। ये जो देश है तो इनमें भी कुल तंत्र, परंतु इन दोनों कैटेगरीज में अंतर है। ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में क्या होता है कि जो राजा होता है, या ऐसा कहें कि इन देशों में संविधान सर्वोपरि है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। यहां पर जो राजा है, राजा भी, उसके पास भी अनलिमिटेड पावर या असीमित शक्तियां नहीं है, वो भी संविधान से बंधा हुआ है। अगर सरकार या राजा या शासक के पास सीमित शक्तियां हैं, उसके पास असीमित शक्तियां नहीं है, इफ द रूलर डज नॉट हैव द अनलिमिटेड पावर्स, द रूलर हैज ओनली लिमिटेड पावर्स, तो वो देश देखने में लगभग लोकतंत्र जैसा ही होता है। तो ये वो देश है जैसे कि ब्रिटेन हुआ, जापान हुआ, जिन्होंने सरकार का चयन करने के लिए तो लोकतंत्र की व्यवस्था है, डेमोक्रेसी को फॉलो किया है, चुनाव होते हैं, उसके आधार पर सरकार बनती, परंतु अभी तक राजा वाले पद के लिए उन्होंने जो है गणतंत्र को फॉलो नहीं किया है, मोनार्की को या कुल तंत्र को फॉलो किया हुआ है। हालांकि वो जो राजा है उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है, वो अपनी मनमर्जी से देश का शासन नहीं चलाता है, वो देश का शासन संविधान के अनुसार या संविधान की व्यवस्था के अनुसार चलाता है। ये कंट्रीज ब्रिटेन, जापान है, इनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि वहां पर राजा तो है परंतु राजा के भी हाथ बंधे हुए हैं, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो होता है, ये जो मध्यकालीन भारत या जहां पर जो राजा है वो सर्वोपरि है, ये जो देश होते हैं इनमें बेसिकली तानाशाही कह सकते हो आप, ये तानाशाही से मिलते जुलते हैं होते हैं, या ऑटोक्रेसी से मिलते जुलते होते हैं। जैसे भारत में ब्रिटेन के आने से पहले, खास करके मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया के अंदर जो भी आप राजा महाराजा जितने भी पढ़ते हैं वो एब्सोल्यूट मोनार्की थे, मोनार्क था, एक राजा बैठा था और राजा के पास एब्सोल्यूट पावर्स होती थी। अकबर का जब मन करेगा वो करेगा, उसको अगर किसी से शादी करनी है, उस पर कोई नियम कानून लागू नहीं हो रहे, वो कभी किसी से भी शादी कर सकते हैं। तो मॉडर्न टाइम्स में हुआ क्या है कि मोनार्कीज का रूप भी बदल गया है। मोनार्कीज कंट्रीज में जहां पर भी है, उन कंट्रीज में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होने का मतलब है कि वहां पर राजा है परंतु राजा के ऊपर भी संविधान है और राजा भी संविधान के दायरे में रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है या अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकता है। द किंग इज ऑल्सो बाउंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द किंग कैन यूज हिज पावर्स एज पर द system decided by the constitution and can fulfill his duties as per the duties given by the constitution। ये देश जो है ये आपको लोकतंत्र से मिलते जुलते दिखते हैं, परंतु इनमें लोकतंत्र है, परंतु इनमें गणतंत्र नहीं है, रिपब्लिक नहीं है। इनका देश का मुखिया जो है वो आज भी जनता के द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं चुना जा रहा है। द हेड ऑफ दीज कंट्रीज इज नॉट इलेक्टेड बाय द पब्लिक और बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक। ये आपको अंतर देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर हम समराइज करें, समराइज का डेमोक्रेसी का मतलब है कि ये बताता है कि वहां पर राजनीतिक शक्ति किसके हाथ में होगी। इसका अपोजिट ऑटोक्रेसी होता है, तानाशाही होता है। तानाशाही का मतलब होता है कि जो देश की राजनीतिक शक्ति है वो किसी एक ही व्यक्ति के पास होगी, उसका जो मन करेगा वो करेगा। अकबर, औरंगजेब या जो भी मध्यकालीन भारत के राजा महाराजा रहे हैं। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का मतलब है कि जनता तय करेगी कि राजनीतिक शक्ति किसके पास है, मतलब कि जनता सरकार का चयन करती है। रिपब्लिक जो है, गणतंत्र है, वो ये बताता है कि देश का मुखिया कैसे निर्वाचित हो रहा है, हु इज द हेड ऑफ द कंट्री। क्या वो परिवार में जन्म के आधार पर तय हो रहा है या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जा रहा है। ये दोनों के अंदर अंतर है। तो डेमोक्रेसी डिसाइड कर रहा है पॉलिटिकल पावर किसके पास है, रिपब्लिक डिसाइड कर रहा है कि हेड ऑफ स्टेट कैसे निकल कर आता है। अब यहाँ पर ना एक मेरे क्वेश्चन है, एक सिंपल सा मेरे दिमाग में एक संशय आया कि यार जब लोकतंत्र लोकतंत्र हम इतने गीत गाते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और हम इस चीज को बहुत गर्व के साथ कहते हैं और ऑब्वियसली कहना भी चाहिए। अगर इतना इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी है तो फिर डेमोक्रेसी के साथ रिपब्लिक वर्ड को इतना हाईलाइट करने की जरूरत क्या है ना। जब आपने ऑलरेडी कह दिया डेमोक्रेसी में, कुल तंत्र में आपने क्या कहा, सॉरी लोकतंत्र में आपने क्या कहा, लोकतंत्र में आप ये तो मैसेज दे ही चुके हो ना। जब आपने कहा कि देश लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है,
तो एक बात तो तय होगी, पहली बात भारत में कोई तानाशाह नहीं होगा, नो ऑटोक्रेसी क्योंकि लोकतंत्र है। दूसरी बात इससे ये तो तय होगी कि सरकार का निर्धारण जो है जनता करेगी। पब्लिक विल डिसाइड द गवर्नमेंट, ये दो बातें तो तय होगी। अब राष्ट्रपति किसी के द्वारा बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है, इतनी भी उस चीज को इंपॉर्टेंस क्यों देनी कि आप अपने पासपोर्ट के ऊपर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखते हो। हर कंट्री अपने पासपोर्ट के ऊपर रिपब्लिक ऑफ दिस, रिपब्लिक ऑफ दिस, रिपब्लिक ऑफ दिस लिखती है। मुझे तो लगता है उसकी बजाय ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो ये बता रहा है कि आपके देश में जो है वो कैसा राज है, वो तो ये तय कर रहा है, तो इसको इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए नहीं, क्योंकि यही तो बता रहा है कि आपके देश में मध्यकालीन भारत वाला सिस्टम होगा, मिडाइवल इंडिया वाला सिस्टम होगा या मॉडर्न इंडिया वाला सिस्टम होगा। तो हमारा पासपोर्ट ऐसा होना चाहिए डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, भारत का लोकतंत्र, ना कि ऐसा होना चाहिए रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत का गणतंत्र। दूसरी बात यह भी कि जब आप अगर इन दोनों वर्ड्स की हिंदी देखो, लोकतंत्र और गणतंत्र, अब ये जो गण वर्ड है, गण का मतलब ही जनता, पब्लिक यही होता है, केवल हिंदी में ये स्पष्ट हो रहा है। लोक का मतलब ही जनता हो रहा है, तो ये वर्ड भी ये मैसेज दे रहा है कि देश किसका है, जनता का है। ये वर्ड भी मैसेज दे रहा है कि देश जनता का है। तो दोनों सेम ही तो वर्ड हुए हिंदी में, तो अगर आप इनको संधि विच्छेद कर कर और वैसे दोनों के अर्थ पर जाओ तो जब हमने ये बना दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल के अंदर ये लिख दिया था हमारी सारी व्यवस्था इसके हिसाब से है, तो इस पर फोकस करने की जरूरत है क्या है। यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में गणतंत्र वर्ड या रिपब्लिक वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है। केवल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके देश का मुखिया कैसे चुना जा रहा है, उससे इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेब्लिश कर दो, काम तो वहां भी लोकतंत्र की तरह ही हो रहा है। संवैधानिक गणतंत्र आप लगा दो कहीं पर ब्रिटेन की तरह, तो काम तो वहां भी शासन प्रणाली तो लगभग लोकतंत्र वाली है। और हमने तो सारा ब्रिटेन से ही तो कॉपी किया, केवल इतना सा किया कि उनकी मोनार्की है और हमारी रिपब्लिक है, बाकी हमारा सिस्टम तो सारा कॉपी पेस्टेड है उनसे। तो वास्तव में फर्क क्या पड़ता है, फर्क यहां पर आकर पड़ता है। लोकतंत्र वर्ड जो है वो ये आपको क्या बता रहा है कि देश का शासन जनता के अनुसार होगा, जनता की इच्छा के अनुसार होगा। द कंट्री विल बी रूल्ड एज पर द विल ऑफ द पब्लिक। यहां पर एक समस्या आ जाती है। समस्या क्या आती है, पहले थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं। लोकतंत्र वर्ड ये बता रहा है कि पहली बात, जनता की इच्छा के अनुसार शासन, इच्छा के अनुसार शासन, ठीक है, क्योंकि जनता सरकार तय कर रही है, जो जनता को अच्छी लग रही है वो सरकार वो बना रही है। एडमिनिस्ट्रेशन इज पर विल ऑफ पीपल, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि कौन रूल करेगा कौन रूल नहीं करेगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी बनेगा, कांग्रेस का प्रधानमंत्री होगा या बीजेपी का होगा, या कौन होगा मुख्यमंत्री, सारा जनता तय कर रही है। दूसरी चीज, इसका मतलब ये भी है कि बहुमत का शासन होगा। बहुमत का शासन कैसे, ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी को सारे के सारे भारतीयों ने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कुछ लोगों ने तो कांग्रेस को वोट दिए थे और कांग्रेस ने सीटें जीती भी है, बाकी अन्य दलों को वोट दिए, निर्दलियों को वोट दिए। सभी ने तो मोदी जी को नहीं कहा कि आप प्रधानमंत्री बनिए, या सभी ने तो मोदी जी का सपोर्ट नहीं किया। एवरीवन डिड नॉट सपोर्ट दी मोदी जी और बीजेपी। पर बने क्यों, क्योंकि सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आज फॉर एग्जांपल अपने 5 दोस्त बैठे हैं और ये विवाद है कि अपने को ट्रिप पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो डेमोक्रेसी क्या कहती है, 3 लोग जो कहते हैं वो मान लो, वो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। उदाहरण के लिए आपकी क्लास में आज 50 लोग हैं, क्या क्लास का मॉनिटर कौन होगा, तो वोट डलवा लो, जिसके फेवर में ज्यादा वोट है उसको मॉनिटर बनाओ। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यही डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो इसका मतलब है कि जिस तरफ ज्यादा लोग हैं उसकी बात को मान लिया जाएगा और वो सभी की इच्छा या सभी की बात मानी जाएगी। अब इस बहुमत के शासन से समस्या आ जाती है। समस्या क्या आ जाती है, बहुमत का शासन जो है वो अपने आप में अनलिमिटेड या असीमित हो सकता है। कैसे, उदाहरण के लिए भारत के 60% जनसंख्या ने वोट दिया मोदी जी को या बीजेपी को, दिया नहीं है, 30-35-37% वोट शेयर रहता है, बट अपने मानते हैं कि 60% जनता ने वोट दिया। अब इस 60% जनता जो है, बाकी 40% जनता का ध्यान कौन रखेगा, शासन तो इनके अनुसार है। अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये इनको दबा देंगे, अल्पसंख्यकों को दबा देंगे। तो डेमोक्रेसी का मतलब है बहुमत का शासन, और बहुमत का शासन जो है वो समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि जिन लोगों का बहुमत है वो अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज को सप्रेस कर सकते हैं, उनको दबा सकते हैं, उन पे अत्याचार कर सकते हैं। इसलिए केवल बहुमत का शासन होना ही
संपूर्ण नहीं है, या केवल रूल ऑफ मेजोरिटी ये डिसाइड नहीं कर रहा है कि आपकी कंट्री प्रॉपरली गवर्न की जाएगी, आपकी कंट्री में सही से शासन होगा। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं टायरेनी ऑफ डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी कैन गो रॉन्ग, लोकतंत्र की तानाशाही। कि कई बार क्या है कि लोकतंत्र भी गलत दिशा में जा सकता है। वो क्यों जा सकता है? क्योंकि लोकतंत्र ने कहा बहुमत का शासन, और दूसरा लोकतंत्र ने कहा जनता की इच्छा, विल ऑफ पब्लिक। अब विल ऑफ पब्लिक तो कभी भी बदलती रहती है। भारत वाले कल को डिमांड करने लग जाएंगे पाकिस्तान को रोन दो, तो अगर सरकार कह दे कि मुझे तो जनता ने कहा है, और सरकार लड़ती रहे उसके आधार पर, और सरकार ये लॉजिक भी दे सकती है कि देखो साहब, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश होने का मतलब है कि जनता की इच्छा के अनुसार काम होना चाहिए। जनता ने कहा कि इसको मारो, हमने मारा। जनता ने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हमने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया, तो हमने कहाँ गलत किया? बट वास्तव में तो गलत हो गया ना। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बट उन्होंने तो जनता की इच्छा की बात मानी है। इसलिए जो है अकेला लोकतंत्र बना देने से आपका काम नहीं चल रहा। यहां पर हमें समझना पड़ता है इसका गणतंत्र का या रिपब्लिक का हिडन मीनिंग। रिपब्लिक सिस्टम का मतलब केवल हमने अभी तक जो लक्ष्मीकांत में पढ़ा, या जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि रिपब्लिक का मतलब है कि आपके देश के मुखिया का चयन कैसे होगा, वो नहीं है। रिपब्लिक सिस्टम आपकी कुछ बातें तय कर रहा है। रिपब्लिक सिस्टम ये कह रहा है कि सर्वोपरि कौन है? जनता, और सभी जनता बराबर है, चाहे वो बहुमत है चाहे वो अल्पसंख्यक है। So whether that is majority or that is minority, everyone should be treated equally. And who is supreme? So public is the supreme. जनता का तो नुकसान नहीं हो सकता। आप बहुमत के मत को, या टू कीप द वर्ड्स ऑफ द मेजोरिटी, यू कांट सप्रेस द माइनॉरिटी। इसलिए रिपब्लिक वर्ड ऐड करने से आपके देश के अंदर तीन बातें लागू हो जाती है। पहली बात क्या लागू हो जाती है कि इस देश के अंदर विधि का शासन होगा। केवल जनता की इच्छा के अनुसार शासन नहीं होगा। जनता की इच्छा तो, जनता तो इमोशनल आदमी है। रेपिस्ट को टांग दो, ये तो सारे यही कहेंगे जब भी भारत में कोई बलात्कार होता है, तो जिन युवाओं के अंदर क्रांतिकारी सुर होते हैं, और सारे युवा यही कहते हैं कि इनको खड़े चौक पर टांगो। बट टांगा तो नहीं जा सकता। सरकार कह दे मेरे को तो जनता ने कहा था मारो, और हमने तो टांग दिया, क्या वो सही है? क्या देश ऐसे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें साथ में क्या बनाना पड़ा? एक रिपब्लिक सिस्टम बनाना पड़ा। इस रिपब्लिक सिस्टम बनने से क्या हो जाता है कि आपके देश के अंदर विधि का शासन लागू होगा, क्योंकि सर्वोपरि क्या है? सर्वोपरि संविधान है। संविधान को सर्वोपरि डेमोक्रेसी ने नहीं बनाया। संविधान को सर्वोपरि, व्हाट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, इट इज द रिपब्लिकन सिस्टम व्हिच मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम। आप चाहे डेमोक्रेसी है या नहीं है, बट अगर आप रिपब्लिक हैं, जैसे चाइना है, डेमोक्रेसी नहीं है, बट आपने कभी सुना है जिनपिंग ने अपनी तानाशाही की है? नहीं करेगा। क्यों? लोकतंत्र तो नहीं है। फिर भी क्यों तानाशाही नहीं कर पाते? क्योंकि वो लोकतंत्र नहीं है, परंतु गणतंत्र है, रिपब्लिक सिस्टम है। और रिपब्लिक सिस्टम होने से तय हो जाता है कि व्हाट विल बी द सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ विल बी द सुप्रीम। संविधान सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि होगा, उससे बड़ा कुछ भी नहीं होगा। दूसरा, जैसे आप अपनी कंट्री को रिपब्लिकन बनाते हो, उससे स्पष्ट हो जाता है कि जो शासक है, जो रूलर है, उसके पास लिमिटेड पावर्स होगी, उसके पास सीमित शक्तियां होगी, उसके पास असीमित शक्तियां नहीं हो सकती, अपनी मन मर्जी नहीं हो सकती है। जैसे वहां पर रिपब्लिकन सिस्टम बना। तीसरी, हर जो जितनी भी संस्थाएं हैं, हर संस्था की एक सीमा होगी। जुडिशरी क्या कर सकती है, लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, एग्जीक्यूटिव क्या कर सकता है। तो हर रिपब्लिकन कंट्री के अंदर आपको ये तीन गुण देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो डेमोक्रेसी हो चाहे वो ना हो। इस वजह से, ताकि ये टायरेनी ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की तानाशाही की दिशा में देश ना बढ़े, इसलिए हमें हमारे देश को जो है लोकतंत्र के साथ साथ क्या बनाना पड़ा? गणतंत्र या रिपब्लिक भी बनाना पड़ा। तो अब तीन वर्ड है आपके सामने स्क्रीन पर। एक है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, एक है रिपब्लिक, गणतंत्र, और एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो हमारे प्रियम्बल में यूज किया गया है। अब इन तीनों वर्ड में अंतर क्या आया? एक समरी सी बना देते हैं थोड़ी सी। तो डेमोक्रेसी क्या बता रहा है कि जनता की इच्छा के अनुसार शासन होना चाहिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है विल ऑफ पीपल। बट ये गलत दिशा में भी जा सकती है, विल ऑफ पीपल। इसके ऊपर सीमा कौन लगा रहा है? व्हाट इज इम्पोजिंग लिमिट? तो वो लगा रहा है रिपब्लिक। वो क्या बता रहा है कि संविधान या कानून सर्वोपरि है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इन दोनों वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये क्या बता रहा है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से ये तय हो जाता है कि सरकार का चयन कैसे होगा? तो क्या जनता के द्वारा होगा? सरकार पर या सरकार की शक्तियां कैसी रहेगी?
तो कैसा सीमित रहेगी, लिमिटेड रहेगी। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से तय होता है और ऐसा ही देश जो है हमारे संविधान में कल्पना की गई है और दिस टाइप ऑफ द कंट्री हैज बीन इमेजिन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये होता है डेमोक्रेसी रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आजकल एक टर्म और चलती है इसके साथ, बनाना रिपब्लिक, केला गणतंत्र। ये तो वैसे ही कोई ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स की टर्म है, न्यूज़पेपर में फ्रेज यूज की जाती है, केला टेढ़ा होता है ना, वैसे कुछ देश हैं जो टेढ़े हैं, ऐसे सामान्य नहीं चल रहे, उनके लिए कहा जाता है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा देश जिसके अंदर की बहुत ज्यादा स्थायित्व नहीं है, रोज तख्ता पलट हो रहा है, साथ ही साथ वो देश जो उसके पास अपनी कोई इकोनॉमी नहीं है, आय हो सकती है बिना इकोनॉमी के भी। फॉर एग्जाम्पल हमारे भी तो होता है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं मेहनत नहीं करते परंतु अमीर है क्योंकि बाप दादाओं की जमीन बहुत पड़ी है, हाईवे पे जमीन आ गई। तो वैसा देश के साथ भी तो हो सकता है कि भगवान ने उनको तेल बख्श दिया है, कुछ ऐसा बख्श दिया, या किसी कंट्री के पास यूरेनियम ही है, अफ्रीका की कंट्री के पास, अब उसकी इकोनॉमी कैसी है कैसी नहीं है क्या फर्क पड़ता है, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसके पास तो कमाई रहेगी रहेगी। तो बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है उस कंट्री के अंदर पहली बात वो कंट्री पॉलिटिकली इनस्टेबल होनी चाहिए, राजनीतिक रूप से अस्थिर होनी चाहिए, रोज तख्ता पलट, कभी कोई राजा मारकाट ये सब चलता रहना चाहिए। दूसरी बात उस कंट्री के अंदर सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है, वो आत्मनिर्भर भी ना हो, कमाई हो सकती है परंतु वो कमाई जो है वो किसी एक सिंगल कमोडिटी के एक्सपोर्ट की वजह से या किसी एक वस्तु पर निर्भर होती है, कल को अगर वो वस्तु बंद हो गई तो वो देश पूर्णतः गरीब हो सकता है। ऐसे देशों को हम कहते हैं बनाना रिपब्लिक। अब मैं इस वीडियो के अंदर एक घोषणा और कर रहा हूं कि इस बार के आरएस प्रीलिम्स के स्टूडेंट के लिए एक किताब आ रही है पॉलिटी की जिसका नाम दिया गया राजव्यवस्था की गीता। ये किताब थोड़े दिनों में आपको ऑनलाइन और बुक स्टोर्स पे उपलब्ध हो जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सेपरेट किताब है। इस एक किताब में से आपके आरएस प्रीलिम्स के इस बार 30 क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएंगे क्योंकि इस किताब के अंदर इंडिया प्लस राजस्थान प्लस पॉलिटी का करंट अफेयर तीनों एक ही किताब में है और इनको इतने अच्छे तरीके से कंपेरेटिव मोड में लिखा गया है और बताया गया है कि आप जो है एक बार पढ़ने पर ही आप इंडिया राजस्थान को तैयार कर लेंगे और आपका सिलेबस आधा हो जाएगा क्योंकि इंडिया के साथ साथ राजस्थान आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, थैंक यू, कीप वॉचिंग।